भोर का कोहरा अब छट चुका है। रामू के तबेले में धुंधली रोशनी खिड़की से छनकर आ रही है, जहां भोंदू गधा अपनी दुनिया में मस्त खर्राटे भर रहा है। उसकी नाक से निकलती घर घर की आवाज शांत सुबह में गूंज रही है। अरे ओ भोंदू, उठ जा। सूरज तेरे सिर पर चढ़ाया है और तू अब भी सपनों के घास के मैदानों में चल रहा है। उठ, ये ले, खा इसे और जल्दी तैयार हो जा। बहुत काम बाकी है ओ कामचोर। है मालिक। उफ, फिर वही सूखी घास। क्या मेरे नसीब में जायका लिखा ही नहीं है? भोंदू ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और घास के ढेर को ऐसे देखा जैसे कोई राजा अपने सामने रखी बासी दाल को देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिढ़ और पेट में विद्रोह की हलचल साफ महसूस की जा सकती है। मालिक, अगर मैं रोज यही रूखा सूखा खाऊंगा तो मैं गधा नहीं, लकड़ी का लट्ठा बन जाऊंगा। कभी तो पनीर के पराठे या कम से कम गोभी का डंठल ही दे दिया करो। हैं? पनीर के पराठे? तू गधा है या किसी शहर का नवाब? चुपचाप ये घास चर, वरना आज डंडे का नाश्ता कराऊंगा। मालिक, डंडे की बात मत करो। मेरी ये मासूम पीठ तो पहले ही बोरी ढो ढोकर सुस्त पड़ गई है। देखो मालिक, मैं आपका इतना वफादार गुलाम हूं। सुबह से शाम तक गधे की तरह, मतलब खुद की तरह काम करता हूं। क्या हफ्ते में एक दिन, कम से कम संडे को तो मुझे अच्छा नाश्ता नहीं मिलना चाहिए? संडे? अबे ओ अकल के दुश्मन, गधों का भी कोई संडे होता है क्या? तूने कब से इंसानों की तरह कैलेंडर पढ़ना शुरू कर दिया? मालिक, जमाना बदल गया है। बगल वाले शेरू कुत्ते को देखो, उसे तो संडे को मीठे बिस्किट मिलते हैं। मुझे पनीर नहीं तो बस थोड़ा सा गुड़ और भीगा हुआ चना ही दे दिया करो। गुड़ और चना तुझे जायके की पड़ी है और यहां मेरी जेब फटी जा रही है। चुपचाप मुंह मार इस घास में, वरना आज बाजार तक तुझे खाली पेट ही पैदल चलना पड़ेगा। तबेले की उस धुंधली रोशनी में मालिक और गधे के बीच का ये संवाद अब एक समझौते की तलाश में था। सूरज की किरणें अब और भी प्रखर हो चली थी और भोंदू के पेट की गुड़गुड़ाहट भूख की गवाही दे रही थी। हार मानकर भोंदू ने अपना सिर नीचे झुकाया। पेट की आग और मालिक के डंडे का डर दोनों ने मिलकर उसे कड़वे समझौते पर मजबूर कर दिया। हवा में धूल के कण नाच रहे थे और भोंदू के मन में एक उदासी छाई थी। मजबूरी का नाम भोंदू गधा है। क्या करे मालिक, आखिर जीना तो आपकी ही दया पर है। हाँ, अब आया ना लाइन पर। जल्दी खत्म कर इसे, आज शहर जाना है। वहां से गुड़ की एक भारी बोरी लानी है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। गुड़? मालिक, आप सच कह रहे हैं? गुड़ की बोरी? गुड़ का नाम सुनते ही भोंदू के कानों में जैसे शहद घुल गया। उसकी थकी हुई टांगों में अचानक जान आ गई। उसने सोचा कि शायद उसकी सुबह की मिन्नतें बेकार नहीं गई और रामू का कठोर दिल अंततः पसीज ही गया। वाह, लगता है मालिक को मुझ पर तरस आ ही गया, तभी तो गुड़ लाने जा रहे हैं। शायद रास्ते में मुझे भी चखने को मिले। खड़ा खड़ा मुस्कुरा क्यों रहा है? चल तैयार हो जा, सफर लंबा है और बोरी भारी। शहर की ओर जाने वाला रास्ता लंबा और थकाऊ था, पर आज भोंदू के कदमों में एक अजीब सी फुर्ती थी। सूरज की तपन उसके जिस्म को झुलसा रही थी, मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही छवि तैर रही थी, सुनहरा, चमकता हुआ और मीठा गुड़। आहा, गुड़। वो सुनहरी डलियां, वो भीनी भीनी खुशबू। मालिक के मन में आखिर दया का झरना फूट ही पड़ा। आज तो मेरी अटड़ियां भी नाच उठेंगी। ओए, क्या बुदबुदा रहा है अपने आप में? पैर तेज चला, शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाएगी। मुझे ये गुड़ का ऑर्डर हर हाल में शाम तक सेठ जी के घर तक पहुंचाना है। हाँ मालिक, मैं तो बस आपकी तारीफों के पुल बांध रहा था। आप कितने दयालु हैं जो मुझ जैसे गरीब गधे के लिए गुड़ लेने जा रहे हैं। आखिर वफादारी का फल मीठा ही होता है। भोंदू की आंखों में एक चमक थी और उसकी चाल में लचक। वो नहीं जानता था कि रामू की योजना सिर्फ व्यापार की थी, लेकिन गुड़ की कल्पना ने उसके शरीर की थकान को मीठे सपनों में बदल दिया था। सड़क किनारे लगे पेड़ों की छाया उसे छूकर निकल रही थी, मानो उसे बधाई दे रही हो। अगर थोड़ा सा साफ पानी मिल जाए
तो रूह खुश हो जाएगी। मालिक, क्या रास्ते में कहीं रुकेंगे? मेरा गला सूखे जा रहा है। गला सूख रहा है तो सूखने दे। अभी खाली पीठ है तो नखरे कर रहा है। जब बोरी लाद दूंगा तब क्या करेगा? चुपचाप चल, शहर का नाका बस आने ही वाला है। मालिक, क्या आपको भी वो खुशबू आ रही है? ये गुड़ तो साक्षात अमृत लग रहा है। सेठ जी के पास कितना सारा माल है, इसमें से एक डली कम भी हो गई तो क्या पता चलेगा? ओए, अपनी आंखें नीची रख। सेठ जी का हिसाब बहुत पक्का है। जरा सा भी दाना इधर उधर हुआ तो मेरी खाल खिंच जाएगी। चल, चुपचाप पीठ सीधी कर, बोरी लादनी है। मालिक, आप भी ना कितने भोले हैं। मुझे पता है आप मुझे खुश करने के लिए ये सब कह रहे हैं। इतनी बड़ी बोरी में से रास्ते में आप मुझे एक कोना तो तोड़कर देंगे ही ना? भोंदू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे पूरा विश्वास था कि रामू का कठोर व्यवहार सिर्फ बाहरी दिखावा है। वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि गुड़ का वो टुकड़ा कितना बड़ा होगा और उसका स्वाद उसकी जीभ पर कैसे घुलेगा। उफ, ये बोरी तो बहुत भारी है। भोंदू, वजन संभाल। और ये गुड़ खाने के सपने देखना बंद कर। ये बेचने के लिए है, तेरी दावत के लिए नहीं, समझ गए? जी जी मालिक, आप चाहे जितना चिल्ला लें, पर मेरा दिल कहता है कि सेठ जी के गुड़ में से मेरा हिस्सा मुझे जरूर मिलेगा। आखिर मेहनत मेरी है तो फल भी मेरा ही होगा। शहर के शोर को पीछे छोड़ते ही रास्ते पर सन्नाटा पसर गया था। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और काली घटाएं उमड़ने लगी। मालिक, आसमान का रंग तो देखिए। बारिश बस गिरने ही वाली है। चलिए उस सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाते हैं। ठीक है। बारिश बहुत तेज है, इसमें आगे बढ़ना बेवकूफी होगी। इसी पुराने पेड़ की ओट में रुकते हैं। शुक्र है मालिक, मेरी कमर तो जवाब दे गई थी। पर ये बोरी, इसमें गुड़ ही है ना, या ईंट पत्थर? मालिक, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे भाई, शांत हो जा। तू तो फालतू में डर गया। इसमें गुड़ ही है, बस गुड़ में वजन ज्यादा होता है ना, इसलिए तुझे ऐसा महसूस हुआ। आज तूने बहुत मेहनत की है भोंदू। मैं सेठ जी से कहूंगा कि आज की मजदूरी के साथ तुझे थोड़ा गुड़ भी इनाम में दे दे। बस तू घबरा मत। ठीक है मालिक, अगर आप कह रहे हैं तो गुड़ ही होगा। बस वो गुड़ मिल जाए तो मेरी ये सारी थकान छू मंतर हो जाएगी। धीरे धीरे थकान ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया। रामू गहरी नींद में सो गया। भोंदू भी अपने मीठे गुड़ के सपनों ने ऐसा खोया कि उसे आसपास की सुध न रही। लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका। ओए होए, हो गया सत्यानाश। लुट गया मैं। अरे मूर्ख, अगर वो बोरी नहीं मिली तो सेठ को मुझे अपनी जेब से पैसे भरने होंगे। मेरी सारी जमा पूंजी चली जाएगी। रामू पागलों की तरह झाड़ियों और पेड़ के पीछे भागने लगा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। भोंदू चुपचाप खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मालिक की बर्बादी पर दुखी हो या अपने खोए हुए गुड़ के स्वाद पर रोए। पर मालिक, आपने तो कहा था कि सेठ जी मुझे इनाम में गुड़ देंगे। अब जब बोरी ही नहीं रही तो क्या मुझे आज भी वही रूखी घास खानी पड़ेगी? तुझे अभी भी गुड़ की पड़ी है। यहां मेरा घर बिकने की नौबत आ गई है। अगर वो बोरी नहीं मिली तो सेठ मुझे जेल भिजवा देगा। चल। जहां रामू घबराहट में अपना सिर पीट रहा था, भोंदू ने अपनी आंखें बंद की और अपनी थूथुन को हवा में ऊपर उठाया। एक गधे की घ्राण शक्ति कभी कभी इंसान की चतुराई से कहीं ज्यादा सटीक होती है। भोंदू ने महसूस किया कि हवा के झोंकों में गुड़ की एक भीनी सी लकीर अभी भी बाकी है। अच्छी मालिक, शांत हो जाइए। मेरी नाक काम कर रही है। गुड़ की खुशबू वो इस दिशा से नहीं बल्कि उस झाड़ी के पीछे से आ रही है। क्या कह रहा है? तुझे इस हाल में भी बस खाने की सूझ रही है? अगर वो चोरों का गिरोह हुआ तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मालिक, डरिए मत। ये देखिए, यहाँ मिट्टी दबी हुई है। किसी ने भारी बोरी को घसीटा है। चलिए मेरे पीछे पीछे धीरे से आइए। भोंदू अब एक जासूस की तरह आगे बढ़ रहा था।
उसके लंबे कान खड़े थे और हर आहट पर वो सतर्क हो जाता था। रामू जो पहले डरा हुआ था, अब भोंदू की सूझबूझ देखकर उसके पीछे दबे पांव चलने लगा। मालिक, वहां देखिए, बोरी का एक कोना झाड़ी में अटका हुआ है। वो रहा हमारा गुड़। पर अंदर से किसी के खर्राटे लेने की आवाज आ रही है। ओह, तो किसी ने हमारी नींद का फायदा उठाया है। भोंदू, तू यहीं रुक, मैं जाकर देखता हूं कि वो कौन है जो हमारी किस्मत पर कुंडली मारकर बैठा है। झाड़ियों के पार एक छोटी सी गुफा जैसा मुहाना नजर आ रहा था। रामू ने जैसे ही झाड़ी को धीरे से हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई खूंखार डाकू नहीं, बल्कि एक चालाक लोमड़ी थी जो बोरी के फटे हुए कोने से भिर रहे गुड़ को चाटने की। अरे, ये तो एक लोमड़ी है। ओए, हट, भाग यहां से, मेरा कीमती माल गंदा कर दिया। हशुश। मालिक, ये तो मेरी दुश्मन निकली। इतनी छोटी सी जान और इतना बड़ा लालच। इसे भगाओ मालिक, वरना ये सब चट कर जाएगी। रामू के चिल्लाने और पत्थर फेंकने से लोमड़ी बुरी तरह घबरा गई और अपनी दुम दबाकर घने जंगल की ओर ओझल हो गई। गुड़ की वो भारी बोरी अब फिर से उनके कब्जे में थी, हालांकि उसका फटा हुआ कोना थोड़ा बड़ा हो गया। शुक्रिया भगवान का। मालिक, लोमड़ी तो गई, पर अब इस बोरी को देखिए। मेरा गुड़ जमीन पर बिखर रहा है। क्या मैं इसे थोड़ा सा संभाल लूं? चुप कर, शुक्र मना कि ये मिल गई, वरना मेरी तो खाल खिंच जाती। इसे फिर से अपनी पीठ पर लाद और जल्दी चल, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए। सूरज अब ढलने को था जब रामू और भोंदू थक कर चूर होकर सेठ जी की ऊंची हवेली के सामने पहुंचे। भोंदू की पीठ झुकी हुई थी, पर उसके मन में अभी भी उस गुड़ की आस। मुंशी जी, राम राम। बड़ी मुश्किल से ये गुड़ की बोरी लेकर आया हूं। सेठ जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए, मेरा हिसाब कर दें। अरे रामू, तुम बहुत देर से आए। सेठ जी की सास की अचानक तबीयत खराब हो गई। वे तो दोपहर में ही गांव छोड़कर चले गए। अब वे कम से कम 15 दिन से पहले नहीं लौटने वाले। 15 दिन? मालिक, अब इस भारी बोरी का क्या होगा? क्या मुझे इसे फिर से वापस शहर ले जाना पड़ेगा? मेरी कमर तो वैसे ही दोहरी हो रही है। मुंशी जी ने रामू की बेबसी देखी और फिर अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली। भोंदू की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि शायद सेठ जी ने उस गुड़ की बोरी को वापस करने के लिए बोला होगा। हवा में अब भी उस बोरी से गुड़ की हल्की मीठी गंध आ रही थी। देखो रामू, सेठ जी ने जाते जाते ये संदेश छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि इस गुड़ की अब उन्हें जरूर नहीं है। ये गुड़ तुम ही रख लो, इसे अपने घर ले जाओ और मजे करो। सच में मालिक? अब ये सारा गुड़ हमारा है? मेरी मेहनत सफल हो गई। मालिक, अब तो मुझे एक डली जरूर मिलेगी ना? अरे भोंदू, मान गया भाई। लगता है तेरी मेहनत और तेरी बातें सचमुच भगवान ने सुन ली हैं। तेरी किस्मत आज चमक गई। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या अब मुझे वो रूखी घास से छुटकारा मिलेगा? हाँ रे पगले, अब से हर संडे तुझे नाश्ते में गुड़ ही दिया करूंगा। तूने आज जो अपनी अकल लड़ाकर बोरी ढूंढी है, उसका इतना इनाम तो बनता ही है। भोंदू के चेहरे पर छाई वो मासूम मुस्कान और रामू के दिल की राहत, दोनों ने उस शाम को खुशनुमा बना दिया। जो बोरी पहले मौत का बोझ लग रही थी, अब वही भोंदू को रुई की तरह हल्की महसूस हो रही थी। मालिक, अब तो मैं अगले संडे का इंतजार अभी से करने लगा हूं। अब तो मैं भारी से भारी बोझ भी हंसते हंसते उठा लूंगा। बस गुड़ की डली याद दिलाते रहना। चल, अब घर की राह पकड़ते हैं। आज की रात हम दोनों ही मीठे सपने देखेंगे। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा, लेकिन भोंदू और रामू की दोस्ती की चमक उस रास्ते को रोशन कर रही थी। एक गधे की मासूमियत और एक मालिक के बदले हुए व्यवहार ने इस सफर को एक नई मंजिल दे दी थी।